हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मकथा। आत्मकथा आज का हमारे टॉपिक रहेगा आत्मकथा। जैसा कि हमने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है और काफ़ी सारी जो वीडियोज़ जो हैं मैं डाल चुकी हूँ। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल UGC नेट की। और जो UGC नेट के लिए मैं वीडियो डाल रही हूँ वो सारी वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। DSSB TGT हिंदी और चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी वाले कैंडिडेट भी ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। ये उनके सिलेबस भी हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में जो हिंदी साहित्य दिया गया है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के नाम से मैंने सिलेबस भी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, चंडीगढ़ वाला भी और TGT PGT DSSB वाला भी। तो वो सिलेबस मैंने बता रखा है, जिसने नहीं देखा है वो सिलेबस वाली वीडियो पहले देख ले, समझ ले कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो UGC नेट के लिए जितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उतनी ही महत्वपूर्ण DSSB और चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपने वो पीछे वाली वीडियो सारी देख ली होंगी। और UGC नेट की जो यूनिट नंबर 10 है, यानी कि यूनिट नंबर 10, जैसे कि UGC नेट का जो सारा सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड हो रखा है। तो हमने टारगेट अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमें ये 10 के 10 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। तो एक महीने के अंदर हम 5 यूनिट का टारगेट लेकर चल रही हैं और जून में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, 5 यूनिट हम अप्रैल में करेंगे और 5 हम मई में करेंगे। तो आप साथ जुड़े, कमेंट्स करें कि जी मैम पढ़ लिया है, या आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक न करवा के आप ये टॉपिक करवाएं। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट करें तो हम उसी पर वीडियो बना देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आत्मकथा पढ़ेंगे। तो आत्मकथा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आत्मकथा क्या होती है। देखो, हमारी हिंदी की जो 10वीं यूनिट है हिंदी सिलेबस की, UGC नेट जून 2024 की हम तैयारी कर रही हैं, उसकी यूनिट नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि उसमें आपकी हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं। तो गद्य विधाएं मैंने आपको बताया था कि इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब आ जाते हैं। तो आपके सिलेबस में उपन्यास की एक अलग यूनिट है, कहानी की अलग यूनिट है, निबंध की अलग और नाटक की अलग से यूनिट है। लेकिन यूनिट नंबर 10 में जो बची हुई अन्य गद्य विधाएं आ जाती हैं, जैसे कि आत्मकथा, रिपोर्टाज, आपके संस्मरण, यात्रा वृत्तांत इत्यादि, और ये सभी हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जीवनी, यात्रा साहित्य और रेखा चित्र, इन पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। रिपोर्टाज पर भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आप देख लें, अपना कॉपी पेन खोलें और फिर अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आज देखेंगे, अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। तो और नोट्स जो वीडियो मैंने आज डाली है उसे हाथों हाथ देखें, अपने नोट्स बनाएं, और अगले दिन जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो वो दूसरी वीडियो देखने से पहले वाले नोट्स को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। आपकी तैयारी बहुत ही आसानी से होती चली जाएगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मकथा। तो आत्मकथा क्या होती है? देखो, आजकल इनका आपको पता होना चाहिए कि आत्मकथा क्या होती है, क्योंकि आप UGC नेट क्वालिफाई करने के लिए जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो आजकल सब्जेक्टिव होने लग गया है। तो आपको लिखने के तरीके से भी साथ साथ याद करना है और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे पूछे कि आत्मकथा होती क्या है, तो ये पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने से पहले, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने से पहले बताऊंगी कि आत्मकथा क्या होती है। देखो, जब कोई भी लेखक या आत्मकथाकार अपने जीवन का वर्णन करता है, अपने जीवन के बारे में बताता है, तो अपने जीवन का जो वर्णन है साहित्यिक रूप से करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक बार आत्मकथा की मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ। साहित्य में आपकी आत्मकथा होती क्या है? साहित्य में आपको पता है, हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं। तो साहित्य में जो आत्मकथा है वो किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। तो आत्मकथा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में पता होता है ऑटोबायोग्राफी।
एक होता है आत्मकथा शब्द और दूसरा शब्द होता है जीवनी, जिसमें अक्सर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जीवनी क्या होती है और आत्मकथा क्या होती है। तो आज सबसे पहले इसका डिफरेंस हम क्रिएट कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। आत्मकथा क्या होती है? अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। जब कोई भी किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी क्या होती है? जब कोई भी लेखक अपने बारे में वर्णन न करके किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? हम जीवनी कहते हैं। और आत्मकथा में क्या करता है? लेखक अपने ही जीवन का वर्णन करता है। अब नेक्स्ट बात क्या है? एक आता है संस्मरण। अब देखो आत्मकथा लिख रहे हैं हम अपने बारे में, लेखक अपने बारे में लिख रहा है इसमें, तो लेखक क्या करता है? कुछ सोचकर भी लिखता है, कुछ अपनी पुरानी यादों के आधार पर भी लिखता है। तो हम ये कंफ्यूज हो जाते कि संस्मरण क्या होता है। फिर एक तरीके से जो आत्मकथा है वो संस्मरण से मिलती जुलती है लेकिन अलग भी है, एक जैसी नहीं है। तो संस्मरण से मिलती जुलती लेकिन भिन्न है। जहां संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज, परिस्थितियां व अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहाँ आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। अब यहाँ से आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि संस्मरण के अंदर क्या करता है लेखक? अपने आसपास के समाज, आसपास की परिस्थितियां और उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। लेकिन जो आत्मकथा होती है वो लेखक स्वयं को केंद्र में रखकर लिखता है। ठीक है। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है। व्यक्तिपरक मतलब एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। इनमें लेखक अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य छुपा सकता है। अब देखो, मान लो मैं अपनी आत्मकथा लिख रही हूँ तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं सभी को नहीं बताना चाहती, तो मैं उसे छुपा भी सकती हूँ, मैं कोई असत्य वर्णन भी कर सकती हूँ। तो ये आत्मकथा होती है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके एक और आत्मकथा से व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों के बारे में पढ़कर पाठकों को जानकारी व मनोरंजन तो मिलता ही है, दूसरी ओर इतिहासकार आत्मकथाओं की जानकारी को स्वयं में मान्य नहीं ठहराते। जो आत्मकथा जो इतिहासकार होते हैं वो आत्मकथा को मान्य इसीलिए नहीं मानते क्योंकि उसमें जो लेखक है जो अपनी आत्मकथा लिख रहा है वो कुछ असत्य का वर्णन भी कर सकता है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को छुपा भी सकता है। ठीक है। तो सदैव उन स्रोतों में फिर क्या करते हैं? आत्मकथा की जानकारी को स्वयं में मान्य नहीं ठहराते और सदैव अन्य स्रोतों से उनमें कही गई बातों की पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। मतलब इतिहासकार क्या करते हैं? कई स्रोतों से ये जानकारी लगाते हैं कि इस आत्मकथा में जो बात कही गई है वो सही भी है या नहीं है। तो ये थी आत्मकथा की परिभाषा। आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम पढ़ेंगे आत्मकथा से संबंधित। अब यहाँ से हमारा टॉपिक की शुरुआत होती है। ठीक है। आप सिलेबस में देखना, इसी नाम से आपका लिखा हुआ मिलेगा कथेतर गद्य, मतलब कथा के रूप में लिखा हुआ आपका गद्य। तो शुरू करते हैं आत्मकथा। 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। अब यहाँ पर देखो कितनी आसानी से और छुपी हुई बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं, जिस पर कि आपका ध्यान भी अभी नहीं गया होगा। और जब प्रश्न आता है तो ये सोचते हैं कि मैंने तो बिल्कुल सही बताया था, मेरा गलत कैसे हो गया। अब देखना, अब आपसे पूछे, यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं कि बनारसी दास जैन ने उनकी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो अर्धकथा नाम से लिखी। कब प्रकाशित हुई? 1641 में प्रकाशित हुई। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा अर्धकथा को। अब आपसे एक प्रश्न और पूछ सकते हैं जिस पर आपका ध्यान भी नहीं गया होगा कि बनारसी दास जैन ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी। और वो गद्य के किस रूप में लिखी? तो वो पद्य में लिखी गई है। ये देखो, हम गद्येतर साहित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन बनारसी दास जैन ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो पद्य में लिखी थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी थी पहली आत्मकथा लिखी गई। 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत
मेरी आत्म कहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, आपसे पूछ ले कि हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा अगर तो कौन सी है, तो आप कहेंगे मेरी आत्म कहानी। किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। दोनों में अंतर क्या है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहे तो अर्धकथा है, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कहे तो कौन सी होगी? मेरी आत्म कहानी, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई। अब हम यहाँ पर, अब आपको पता है कि हिंदी की जो आत्म कथाएं हैं हिंदी में, वो 1950 से पहले भी लिखी गई कालक्रम के दृष्टिकोण से देखे तो, और 1950 के बाद भी लिखी गई। कुछ महिला लेखककारों ने भी आत्मकथा लिखी और कुछ लेखकों ने भी आत्मकथा लिखी और कुछ दलित लेखक भी थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी। उन सबको हम क्रम से अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रारंभ से लेकर सन 1950 ईस्वी तक प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण आत्मकथा निम्नलिखित हैं। आप थोड़ा थोड़ा सा मैं ट्रिक बताती जाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं बन सकती, क्योंकि एक जो लेखक है उसकी एक ही आत्मकथा है, इसलिए ज़्यादा ट्रिक नहीं बन रही है। और हम कोशिश करेंगे कि उसकी आत्मकथा को, उस लेखक की आत्मकथा को उसी के नाम से हम उसको, मतलब जो है उसका संबंध बनाकर थोड़ा सा छोड़ेंगे हिंट देकर, तो वो हमें याद रह जाएगी। ठीक है। सत्यानंद अग्निहोत्री, मुझमें देव जीवन का विकास। ठीक है, सत्य के अंदर ही देव का जीवन है, ऐसे आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट, ये कोई खास इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, क्योंकि प्रथम जो थी, प्रथम इंपॉर्टेंट होती है कि प्रथम आत्मकथा, वो मैंने ऊपर दोनों आपको बता दी है। स्वामी दयानंद, जीवन चरित्र। देखो, इस तरीके की भी आपको बहुत सारी आत्मकथाएं मिलेंगी, तो अक्सर पेपर में इस तरीके की नहीं पूछी जाती हैं। तो स्वामी दयानंद के चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा कि सबका उसका, उनके चरित्र को फॉलो करने लायक है, कोई भी उसके चरित्र को जो विशेषताएं हैं उन्हें अपना सकते हैं। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है भाई परमानंद। परमानंद वाली मैंने कैसे याद रखी थी? इनकी आत्मकथा है आप बीते। अब परमानंद नाम का एक हमारे पड़ोस में एक लड़का है और आदमी है, जब भी वो बैठता है तो अपनी आप बीती बताता रहता है, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगी। रामविलास शुक्ल। अब आप देखेंगे कि रामविलास शुक्ल की जो आत्मकथा है वो है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। अब रामविलास शुक्ल जो है एक क्रांतिकारी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि रामविलास शुक्ल कह रहा है कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना। याद हो जाएगी शायद। दो बार बोलेंगे, एक बार आप वीडियो में सुनेंगे, एक बार आप लिखेंगे, एक बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। भवानी दयाल सन्यासी, प्रवासी की कहानी। अब इस नाम से भी आपको कई मिलेंगी, तो ये कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। श्याम सुंदर दास की इंपॉर्टेंट है मेरी आत्म कहानी, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हिंदी की प्रसिद्ध आत्म कहानी है पहली। राहुल सांकृत्यायन, इनकी जरूर पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। यात्रा वृत्तांत में भी इनका नाम बहुत बढ़ चढ़ कर लिया जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सारी यात्राएं की थी। यात्रा वृत्तांत अगर आपने पढ़े हैं तो आप याद रखेंगे मेरी जीवन यात्रा। देखो, इनकी आत्मकथा में भी यात्रा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये, टिक कर लें इसको। और नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपनी आत्मकथा नाम से ही आत्मकथा लिखी, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। मतलब वियोग, वियोग में क्या होता है कि एक होते है संयोग शब्द और एक होता है वियोग शब्द। तो वियोग में जीवन का जो प्रवाह है ना, थोड़ा सा सही नहीं रहता, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि वियोगी हरि, उसकी आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। मैंने दोनों ऐसे याद रख रखी थी। राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, इन्होंने यात्रा ज्यादा की। वियोगी हरि, वियोग में जीवन का प्रवाह होता है, तो मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है। हरि भाऊ उपाध्याय, इनकी है साधना के पथ पर। हरि, हरि मतलब जो हरि भगवान है वो हमेशा साधना के पथ पर चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास एक आप इनकी आत्मकथा है निज वृतांत। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंबिका नाम की कोई लेडीज है, निज मतलब अपना, वो हमेशा अपना ही वृतांत सुनाती रहती है। ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद का नाम हम बहुत ही मतलब गर्व से लेते हैं इतिहास के अंदर। तो इनका कल्याण मार्ग का पथिक, मतलब श्रद्धा में ही कल्याण का मार्ग है। श्रद्धा में ही किसका है? कल्याण का
मार्ग है, कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी मेरी जीवन गाथा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने एक भी कंटेंट आपका छोड़ा नहीं, क्योंकि न जाने जो बच्चा हमारे साथ तैयारी कर रहा है वो इन कंटेंट को छोड़ना भी चाहता है या नहीं। देखो, जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो कई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, उनके पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो कंटेंट हमें सारा देना पड़ता है। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका। अब नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है, देखो अभी तक 2 प्रश्न महत्वपूर्ण बने हैं कि हिंदी की पहली आत्मकथा और आत्मकथाकार। तो बनारसी दास जैन, उनकी पहली आत्मकथा अर्धकथा, ठीक है, 1900 कब प्रकाशित हुई थी? 1941 दोनों 1641 दोनों ही 1641 में प्रकाशित हुई है। दूसरा आपसे पूछे कि हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है, तो वो श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण ये बनता है कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है, तो कौन है? जानकी देवी बजाज। इस तरीके से ध्यान रखना है। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। तो ये प्रश्न आपको इनमें डिफरेंस रखते हुए याद करने हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, ममता कालिया की आत्मकथा कौन सी है, तो कौन सी है? कितने शहरों में कितनी बार। कितने, ममता कालिया मतलब ममता काली है, इसलिए वो भाई फेशियल करवाने के लिए न जाने कितने शहरों में कितनी बार गई। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगी। 2012 में, और फाइनली उसका फेशियल अच्छा हो गया तो उसको कौन सा पुरस्कार मिला? सीता पुरस्कार मिला। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही हैं तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा। पहली महिला देवी बजाज, अभी मैंने आपको बताया था, जानकी देवी बजाज। तो पहला नाम उन्हीं का है, जानकी देवी बजाज, ये हम पढ़ चुके हैं, मेरी जीवन यात्रा। प्रतिभा अग्रवाल, महत्वपूर्ण है इनकी दोनों, आपको याद रखनी है। प्रतिभाएं जो हैं वो दस्तक देती रहती हैं, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। प्रतिभा जब आपके जीवन में दस्तक देगा तो आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, और यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा तो आपके ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाएगा। आपको इस तरीके से ट्रिक से याद करना है। तो प्रतिभा अग्रवाल की जो आत्मकथा है 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहली 1990 में दस्तक जिंदगी की, दूसरा 1996 में मोड़ जिंदगी का। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी। कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया। अब कुसुम नाम की एक महिला है हमारे पड़ोस में, तो वो उससे कुछ नहीं कहा गया, मतलब वो नहीं बोल पाती किसी बात पे, मैंने ऐसे कर रखा था। कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा, इसकी भी मैंने एक अपनी पर्सनल ट्रिक बना रखी थी। कृष्णा नाम की एक लेडीज़ है और यंग एज का उसका एक लड़का होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसका दिल नहीं लगता कहीं पर भी, वो ऐसे ही घूमती रहती है। तो अच्छी ट्रिक है, मैंने अच्छे से आपको बताई है, शायद आपको अच्छे से याद भी हो रही होंगी और ट्रिक आपको पसंद भी आई होगी। नेक्स्ट है, सारी महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं करवाती जा रही हूँ, ठीक है। पद्मा सचदेव, तो ये भी कोई खास इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ। मैत्री पुष्पा, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैत्री पुष्पा, मनु भंडारी, प्रभा खेतान, क्योंकि इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही नाम है, काफ़ी योगदान है हिंदी साहित्य में, तो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। मैत्री पुष्पा की जो आत्मकथा है वो भी 2 भागों में प्रकाशित हुई। और फिर देखो, कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो ये भी नहीं छोड़ना चाहता, तो वो ये लिख ले और अपनी याद भी कर ले। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैत्री पुष्पा। तो मैत्री पुष्पा की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई, पहली 2002 में, दूसरी 2008 में। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्री पुष्पा, ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया, देखो मैत्री किसके अंदर होती है? अपने अंदर होती है। और कस्तूरी भी कहाँ बसती है भाई? मृग कहीं कहीं घूम रहा था, लेकिन उसी के कुंडल के अंदर क्या थी? वो कस्तूरी थी। और ऐसे ही गुड़िया के भीतर गुड़िया, और मृग की जो कस्तूरी है वो भी उसी के कुंडल में बसती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये ट्रिक भी। नेक्स्ट है मनु भंडारी,
कला यह भी, देखो मनु भंडारी का हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान है, काफ़ी कला यह भी, वो भी एक कला जानती है। ठीक है। प्रभा खेतान, प्रभा खेतान की है अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है ममता कालिया, इनकी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने पहले ही बता दी इसकी ट्रिक, तो कितने शहरों में कितनी बार गई, 2012 में फाइनली इसका फेशियल हो गया और सीता पुरस्कार इनको मिला। ये जस्ट ट्रिक है, जस्ट आपको याद करवाने के लिए है, ताकि आपको देखते ही याद आ जाए। मनु भंडारी एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी आप याद रखेंगे। मनु भंडारी की देखो 2 आ चुकी हैं अभी तक, आत्मकथा, एक कहानी यह भी, और मनु भंडारी की एक ये भी है, कला यह भी। ठीक है, ये सारी सीक्वेंस से थी, इसलिए ये पहले आ गई और ये बाद में आई है। नेक्स्ट है 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार देखते हैं, इनमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। इम्पोर्टेंट यशपाल, यशपाल की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में प्रकाशित हुई और तीनों का नाम सिंहावलोकन ही रहा। ये आपको ध्यान रखना है। पहला भाग 1951, दूसरा 1952 और तीसरा 1955 में प्रकाशित हुआ। लेकिन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि यशपाल की आत्मकथा का नाम बताइए, तो सिंहावलोकन आपको इस तरीके से याद रखना है। या ऐसे पूछेंगे कि सिंहावलोकन यशपाल द्वारा रचित रचना हिंदी की किस प्रकार की विधा है, तो आपको बताना है आत्मकथा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है सत्यदेव परिव्राजक, तो ये इम्पोर्टेंट है। परिव्राजक क्या होता है, जो भाई कहीं कहीं घूमते रहते हैं तो उन्हें परिव्राजक कहते हैं, जो घूम घूम कर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, फिर दूसरी जगह पर घूम घूम कर वो क्या करते हैं, स्वतंत्रता की खोज में। ऐसे याद रखेंगे। शांति प्रिय द्विवेदी, ये खुद, तो अब याद कैसे रखेंगे, शांति प्रिय खुद एक परिव्राजक है और परिव्राजक की प्रजा इसकी आत्मकथा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, जो ये मैंने भी याद की थी, ये सारी, ये तीनों आपको याद करते हुए चलना है। देवेंद्र सत्यार्थी की इम्पोर्टेंट है, 2 भागों में प्रकाशित है इनकी आत्मकथा। देवेंद्र सत्यार्थी, इंद्र देवेंद्र, चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी, याद रखना है। चांद सूरज के वीरन, चांद कैसा होता है, नीला, और नीले में हम यक्षिणियों को भी देख सकते हैं। चांद सूरज के रोशनी में हम नील यक्षिणियों को भी देख सकते हैं, और ये सारी किसकी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी की। नेक्स्ट है गंगा प्रसाद उपाध्याय, गंगा का तो भाई जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है सेठ गोविंद दास, आत्मनिरीक्षण। देखो सेठ जो होते हैं दुकान पर बैठे बैठे अपना आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं। नेक्स्ट आती है सबसे इम्पोर्टेंट पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका भी नाम है, इनकी काफ़ी रचनाएं हैं। तो मेरी अपनी कथा, पदमलाल पुन्नालाल, मेरी अपनी पुन्नालाल बख्शी, तो ये हो जाएगा मेरी अपनी कथा। ठीक है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनकी जितनी भी रचनाएं आप देखेंगे तो घासलेटी साहित्य, इनके साहित्य को कहा गया है किसी लेखककार के द्वारा, किसी इतिहासकार के द्वारा घासलेटी साहित्य कहा गया है। तो इन्होंने ना, इनकी जो रचनाएं हैं उनका ऐसा वैसा ही नाम है सभी का, मतलब मॉडर्न नेम दिए इन्होंने रचनाओं के, तो घासलेटी साहित्य कहा है इन्हें। तो इनकी आत्मकथा कौन सी है, अपनी खबर। ठीक है। और नेक्स्ट है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, जीवन के 4 अध्याय। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, इस पे आप स्टार लगाएं, उतने लगा लें, यहाँ से एक प्रश्न लाजमी है। जो हरिवंश राय बच्चन हैं, इनकी जो जितनी भी ये आत्मकथाएं हैं ये 4 खंडों में विभाजित है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित है। और 4 भाग कौन कौन से हैं, 2 तो इधर ही इसी पेज पर हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, यहीं पर देख लेते हैं, बसेरे से दूर, फिर है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी 4 हैं, चारों आपको याद रखनी है, सीक्वेंस से याद रखें। पहली है, अब ट्रिक कैसे बनाएंगे, हरिवंश राय बच्चन जो है
इनका जो घर है वो उजड़ जाता है, आप ऐसे याद रखना। तो कह रहा है कि भाई मेरा घर उजड़ गया, उसकी तो बहुत सी यादें मेरे साथ थी, मैं क्या भूलूं, कौन कौन सी याद रखूं, या फिर मैं अपने नीड का निर्माण फिर, या मैं अपने घर का निर्माण दोबारा से करूं। तीसरे में कह रहा है कि बसेरे से दूर, मैं तो अपने घर से दूर हो गया। फिर कह 10 द्वार से सोपान तक, कह रहा है कि अगर मैं अपना घर दोबारा बसाता हूं तो ये तो 10 द्वार से सोपान तक की यात्रा हो गई। इस प्रकार से याद रख रखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, बिल्कुल इनको रट लेना, जितने स्टार लगाएं आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो दो और यहां पर हैं, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। नेक्स्ट आता है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा की इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अपनी कहानी, वृंदालाल वर्मा जो हैं ये अपनी आत्मकथा में अपनी कहानी नाम से ही अपनी आत्मकथा लिखते हैं। नेक्स्ट आता है कृष्ण चंद्र, आधे सफर की पूरी कहानी, याद हो जाएगा ये नाम तो आपको वैसे ही। बलराज साहनी, मेरी फिल्मी आत्मकथा। बलराज साहनी आपने इनका नाम किस में सुना होगा, फिल्मों में इसका नाम सुना होगा। तो बलराज साहनी कह रहे हैं कि मेरी फिल्मी आत्मकथा। रामविलास शर्मा, घर की बात। रामविलास शर्मा जो है एक रामविलास शुक्ल था वो, और ये है रामविलास शर्मा। तो वो रामविलास शुक्ल था कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना, और ये है रामविलास शर्मा की घर की बात। ठीक है। शिव पूजन सहाय, मेरा जीवन। हंसराज रैवर, हंसराज रैवर 3 खंडों में विभाजित है इनकी आत्मकथा, 3 खंडों में प्रकाशित है। मेरे 7 जन्म, हंसराज रैवर मेरे 7 जन्म। रामदरस मिश्र का फिर से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इनकी रचनाएं आती हैं, उपन्यास में भी काफ़ी नाम है इनका, तो इनकी देख लेते हैं। रामदरस मिश्र, प्रथम है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ। ये 4 हैं, चारों की ट्रिक बना लो कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से रोशनी की पगडंडियाँ दिख रही हैं, टूटते बनते दिन दिख रहे हैं और उत्तर पथ। ये पथ मतलब जहाँ वो खड़ा है वहाँ से उसे रोशनी की पगडंडियाँ दिख रही हैं, और पगडंडियों में दिन और रात बन रहे हैं, और यह पथ किधर जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। ऐसे आप याद रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो ये इम्पोर्टेंट है। तपती पगडंडियों पर पद यात्रा, तपती पगडंडियों पर। कन्हैया मैंने कहा था बाल गोपाल से इसका मतलब लेना, और जो बच्चे होते हैं बाल होते हैं वो तपती पगडंडियों पर भी पद यात्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम आता है फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी भी इंपॉर्टेंट है आत्म परिचय, याद रखना आत्म परिचय। अमृतलाल नागर, ये भी इंपॉर्टेंट है टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान। डॉक्टर नगेंद्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ध कथा, तो आपने देखी होगी बनारसी दास जैन की भी अर्ध कथा नाम से ही थी, और डॉक्टर नगेंद्र की भी अर्ध कथा नेम से ही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है रामविलास शर्मा की ओर देख लेते हैं, तो एक ऊपर भी आई थी रामविलास शर्मा की, तो ये बाद में प्रकाशित हुई हैं। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर आपस की बातें, कह रहा है कि हमारे मुंडेर पर भी सूरज आएगा, चाहे आए देर सवेर से, लोग आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। रामविलास शर्मा हमेशा घर की बात करते रहते हैं, एक पहले आया था ना घर की बात, और ये भी उन्हीं की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया की है गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब। कमलेश्वर, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। कमलेश्वर आप एक लेडीज़ हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि उसकी जो आत्मकथा है वो 3 भागों में प्रकाशित है। ये 3 भागों में प्रकाशित है। पहली है जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। ठीक है। राजेंद्र भगवती चरण वर्मा, इनकी है कहीं न जाए का कहिए, ये आप लिख लें, 1-2 बार बस बैठ के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मतलब राजेंद्र यादव आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोई आदमी है और वो मुड़ मुड़ कर देखता है। भीष्म साहनी, आज के अतीत, आज के अतीत। भीष्म का नाम आपने किस में सुना होगा, महाभारत में सुना था, और आज के अतीत में आप कई सारे भीष्म देख सकते हैं। अशोक वाजपेयी, पाव भर जीरे में,
अशोक जो है नाम की लेडीज है और पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज करवा देती है सभी को। ठीक है। नेक्स्ट है स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक ये भी काफ़ी नया साहित्यकार है। और मैंने मांडू नहीं देखा। ठीक है। रविंद्रनाथ त्यागी, बसंत से पतझड़ तक। फिर है विष्णु प्रभाकर, इनकी इंपॉर्टेंट है, 3 खंडों में विभाजित हैं। पहला है पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। देखो इसकी ट्रिक कितनी आसान है। पंखहीन पक्षी जो था वो भी उड़ गया, क्योंकि आपको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि जो तीनों हैं 2004 में ही प्रकाशित हैं। तो जो पंखहीन पक्षी था वो उड़ गया मुक्त गगन में। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है, 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन। और अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। कमलेश्वर नाम आपने सुना था, अभी मैंने आपको बताया था पीछे। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया। देखो 12 रचनाकार हैं। कमलेश्वर ने क्या किया, 12 रचनाकार थे, चाहे वो हिंदी के हो चाहे अन्य भाषाओं के हो, सभी की आत्मकथाओं का क्या किया, प्रकाशन किया। ठीक है, प्रकाशन किया। किस शीर्षक से किया? गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से किया। गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से प्रकाशन किया। और कब किया? 1980 में किया। तो ये इसकी खुद की नहीं थी आत्मकथा, का भी आप ध्यान रखें। कमलेश्वर ने 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया। और किस नाम से किया? गर्दिश के दिन नाम से किया और 1980 में संपादन किया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से, ये देखो, एक तो ये राजेंद्र यादव, दूसरा है अर्चना वर्मा और तीसरा है बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन दे हरि भई विदेश शीर्षक से सन 2005 में किया। इस तरीके से पूछते नहीं है, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं, राजेंद्र यादव ने आत्मकथ्य का संपादन किस नाम से किया? तो देश हरि भई विदेश नाम से। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लेना। विष्णु चंद्र शर्मा मुक्ति बोध की आत्मकथा लिखी। ठीक है। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने निराला की आत्मकथा लिखी। और राजकमल चौधरी ने भैरव, ये रहने दो आप इसमें, ये फिर जीवनी में आ जाएंगे सारे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से, ये बात भी पहले आ चुकी है, 1991 में प्रकाशित करवाया। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग, ठीक है, शीर्षक से सन 1996 में प्रकाशित करवाया। अब कुछ दलित आत्मकथा का विकास भी हुआ, उसको देख लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है एक आधी रचना का, क्योंकि जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था तब भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो कुछ पढ़ लेते हैं। सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नेमिश्राय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। तो भाई हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। किसके द्वारा लिखी गई? मोहनदास नेमिश्राय द्वारा। कब प्रकाशित हुई? 1995 में। 2 बार 3 बार आप बोलेंगे, आपको याद हो जाएगी। इसी तरह से ये तो पहली आत्मकथा थी जो दलित आत्मकथा थी। अब कुछ अनेक और आत्मकथाकार हैं, उनकी ओर देख लेते हैं। मोहनदास नेमिश्राय तो अभी पढ़ी हमने, अपने अपने पिंजरे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाओ आप लगा सकते हैं, पेपर में इसका पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, लिखने की आने की संभावना रहती है। कौशल्या वैसंती दोहरा अभिशाप। अब कौशल्या वैसंती है भाई, कौशल्या का दिल दुखाएंगे तो दोहरा अभिशाप देगी ही देगी। ठीक है। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन तक की यात्रा। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। सूरजपाल सिंह चौहान तिरस्कृत और संतप्त। देखो आप, मैं कहना नहीं चाहती यहाँ पर, लेकिन जो लोग दलित होते हैं उनको सभी लोग तिरस्कृत करते हैं, तो हो सकता है इसीलिए इनके मन में ये बात आई होगी और इन्होंने लिख दिया होगा अपनी आत्मकथा।
ठीक है। नेक्स्ट है शिवराज सिंह बेचैन, बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये ध्यान से देखें, तुलसीराम। जैसा कि आपके यूनिट नंबर 10 के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी की आपको मिलेगी माटी की मूर्तें, फिर तुलसी राम की आपको मिलेगी मुर्दहिया। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या इसका उद्देश्य है, कौन से इसके अंतर्गत मतलब पात्र तो क्या है, क्या बताया है उसने, तो ये सारी बातें हम मुर्दिया ये अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रख लेना है, ये आपके सिलेबस में स्पेशल दी हुई है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि मुर्दिया जो है इसका लेखक कौन है, तुलसीराम है। कितने भागों में प्रकाशित हुई, 2 भागों में। पहला भाग 2010 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 2013 में। इसे घोट कर पी लेना, इसे जरूर याद रखना क्योंकि ये स्पेशल नेम देकर दी हुई है। और दूसरी इनकी आत्मकथा थी वो मणिकर्णिका के नाम से थी। तो ये थी हमारी आज की D.R. जाटव मेरा मंजिल मेरा सफ़र मेरी मंजिल। तो ये थी हमारी कुछ मतलब हमारे सिलेबस में कुछ आत्मकथाएं दी गई थी। तो ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो, कौन सी ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।